हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या। और जैसा कि सबको पता है, अभी हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही है जो एसएससी बैंकिंग और बाकी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नाबार्ड का एग्जाम हो गया, ईपीएफओ का एग्जाम हो गया, या फिर सीएपीएफ के एग्जाम में भी कभी कभार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के कोई भी एग्जाम्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की जो क्लास है इस पे हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन के कौन कौन से लॉज है, केप्लर्स लॉ एंड सैटेलाइट्स। जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जैसे अभी हम लोगों को बहुत सारे न्यूज पे आता रहता है कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया है या फिर नासा ने लॉन्च किया है। तो वो सैटेलाइट किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या होती है? बेसिकली ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो दो ऐसे बॉडी के बीच में होता है। तो ये जो वस्तु है ये इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो वस्तु है इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब खींच रहा होता है, मतलब जैसे कि कोई भी वस्तु हो सकता है, एक दूसरे को अपनी तरफ से अपनी तरफ खींचता रहता है। तो जब ऐसे खींचते हैं तो एक फोर्स जनरेट होती है। तो उस फोर्स का जो फोर्स है उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ओके, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कवर किसने किया था? दैट इज न्यूटन। न्यूटन ने फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कवर किया था। एंड हमारे सोलर सिस्टम में जो जितने भी ग्रह नक्षत्र है वो जो सन के चारों तरफ, सूरज की चारों तरफ जो पृथ्वी और बाकी सारे प्लैनेट्स ऐसे घूमते रहते हैं, उसका रीजन है ये ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर वस्तु है जिसका वजन है m1, इसका है m2, तो फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो m1 और m2 के वजन के प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये है सी दिस इज। और दूसरा ये क्या कहते हैं कि ये जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है कि डिस्टेंस जितना कम है ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज्यादा है, डिस्टेंस जितना ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स धीरे धीरे उतना कम होता रहता है। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ। मतलब क्या है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो बॉडी के बीच में जब काम करते हैं तो वो क्या होता है, दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली यही कहा गया है कि दोनों के जो टोटल लेंथ मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है उससे उसके डिस्टेंस का स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये वहीं पे कहा गया है सेम चीज, बट इसका एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू हम अभी यूज करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं या फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट पे हम यूज करते हैं, उसको किसने बनाया था? वो बनाया है हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया था। अब आते हैं, ये तो हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। अब ग्रेविटी क्या होती है? तो ग्रेविटेशन में हमने दोनों ऐसे बॉडी देखा था, एक का मास m1 है और दूसरा है m2। तो इनमें से अगर एक बॉडी अर्थ है, मतलब हमारी प्लेनेट अर्थ अगर एक होता है तो वो उसको, उस फोर्स को तब ग्रेविटी कहलाया जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन्स की ग्रेविटी कैसा है कि दोनों जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दो बॉडी के बीच में
ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, इन दोनों के बीच में काम करता रहता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अर्थ रहा है तो उस फोर्स को फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन की बहुत ही इनफेमस एक्सपेरिमेंट है। बहुत लोग इस पे बात करते हैं कि इन्होंने जैसे एप्पल गिरा था उनके सर के ऊपर या फिर बगल में गिरा था, तो वहीं से उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो वो इसी तरीके से हुआ था। दैट इज ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which the earth attracts any object towards its center। तो अर्थ, हमारी जो अर्थ है, वो किसी भी वस्तु को जैसे अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो उसी को ग्रेविटी कहा जाता है। जैसे कि ये जो एप्पल था, ये पेड़ में पड़ा हुआ था, बट जैसे ही वो पकने का टाइम हो गया तो अर्थ ने अपनी तरफ उसको खींच लिया, तो इसलिए वो जमीन पे आके गिर गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया गया था। अब कोई भी वस्तु अगर ऊपर से जमीन पे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगा तब क्या होगा कि कंटिन्यूअस रेट पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसे एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसे जी से डिनोट किया जाता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसे जी से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये मीटर पर सेकेंड से आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा यूनिट है। और ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किसी भी वस्तु के साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कोई भी साइज हो, कोई भी मास हो, सबके लिए ग्रेविटी सिमिलर होती है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स है वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर जो भी छोटा मोटा चीज है, जैसे हम लोग इंसान है या फिर कोई गाड़ी है, कोई पेड़ है या फिर कोई बहुत बड़ा मतलब इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी अगर हो, फिर भी अर्थ इतना बड़ा है कि उसके ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन है वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक जो भी फैक्ट हमने बताया ये आई होप याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से कंडीशन में, अभी हमने क्या देखा, मास के ऊपर जी डिपेंड नहीं करता, साइज के ऊपर, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो कौन कौन से चीज के ऊपर जी एक्चुअली डिपेंड करता है। जी मतलब ये, इसका हमने क्या बताया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए था, ये अर्थ के लिए था। तो जी किस पे डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जी की वैल्यू कब कम होता है, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर या फिर नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, तो अर्थ सरफेस में जी ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा है। तो ये अगर अर्थ सरफेस रहा है तो अर्थ सरफेस के ऊपर जी मैक्सिमम, तो यहां से ऊपर की तरफ जाए या फिर यहां से नीचे की तरफ जाए, जी डिक्रीजेस। ओके, अब अर्थ सरफेस के ऊपर पोल में, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, वहां पे जी मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि हमारी जो अर्थ की शेप है वो इस तरीके का थोड़ा सा है, इक्वेटर थोड़ा बल्ज आउट है, और जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो थोड़ा अंदर की तरफ घुसा हुआ है। ओके, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। तो अब इनमें जी की जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि अर्थ पूरी तरह गोल नहीं है और अर्थ के सरफेस में एक एवरेज देखा गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो हमने अभी देखा है, बट
सरफेस में सबसे ज्यादा है, तो सरफेस जहां पे दबा हुआ है वो सेंटर से थोड़ा सा पास है, जैसे कि ये जगह, ये दोनों जगह में अर्थ के सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस और ये दोनों जगह में अर्थ के सरफेस से सेंटर का डिफरेंस दोनों डिफरेंट है। ये मान लीजिए अर्थ के सेंटर है, दिस इज सेंटर। तो अब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा कम है सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज्यादा है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जी ज्यादा है, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम अर्थ सरफेस के ऊपर पोल में ज्यादा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और इक्वेटर के ऊपर मिनिमम है क्योंकि इक्वेटर से सेंटर की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और क्या क्या है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज। तो अर्थ की अगर रोटेशन स्पीड बढ़ जाए, रोटेशन स्पीड अगर अर्थ की बढ़ जाता है तो ये जी कम कैसे हो जाता है, जैसे कि अर्थ मूव कर रहा है, तो ये है अर्थ, ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तभी हमें सन ईस्ट साइड से देखने को मिलता है, सन हमें ईस्ट साइड से दिखता है, ये इस तरीके से मूव करता है ना। तो अर्थ जो है जब मूव कर रहा होता है तो मूव करते टाइम उसके ऊपर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई होप सबको याद होगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसे बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों काम करता है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस साइड पे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड पे है, और जी कैसे काम करता है, जी सेंटर की तरफ काम करता है। तो इतने सारे फोर्स का एक मतलब इतने सारे जो फोर्स है उसका एक फाइनल फोर्स आएगा, तो तब क्या होता है कि अंदर की तरफ जी कम हो जाता है एंड अर्थ जितनी स्पीड से मूव करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो हमने देखा था कि जितना जल्दी मूव करता है, ज्यादा स्पीड से मूव करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा होता है, राइट। तो जब अर्थ रोटेशन स्पीड इंक्रीज होता है, देन जो अर्थ के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, तो और जी जो है ग्रेविटी का जो जी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, वर्क्स एट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसके वजह से क्या होता है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तो जो टोटल जी है, जी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, और यही रीजन है जी डिक्रीज होता है जब रोटेशन स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है अर्थ का। वैसे ही सिमिलरली जी तब इंक्रीज होता है जब रोटेशन स्पीड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आई होप याद रहेगा आपको, पोल में मैक्सिमम और इक्वेटर में मिनिमम क्यों है ये भी याद रहेगा, और अर्थ के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है, अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर आप नीचे की तरफ आते हैं, दोनों कंडीशन में ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं वेट ऑफ द बॉडी चेंज ड्यू टू ग्रेविटी। तो किस किस तरीके से कोई भी वस्तु की वजन कम कैसे होता है, तो इसमें हमें एक चीज याद रखना है, इसमें मास मतलब है एक बॉडी के अंदर जो टोटल अमाउंट है, जो अंदर चीजें भरा हुआ है, दैट इज मास। और वेट क्या है कि ये मास तो है, ये मास अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वजह से कितना ज्यादा, मतलब इसका ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है वेट क्या होगा। तो ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, अगर ग्रेविटी बढ़ जाता है वेट बढ़ जाता है, ग्रेविटी अगर कम हो जाता है
वेट भी कम हो जाता है। इसीलिए कभी कभार बोला जाता है जो अर्थ में कोई एक कोई एक चीज का वजन अगर 36 किलो है तो वो चांद में 6 किलो होगा, 1/6 वेट है। तो वो किसी लिए, क्योंकि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो अर्थ वो वेट के ऊपर काम करता है। ठीक है, बॉडी के ऊपर किस तरीके से काम करता है, कोई भी चीज को आप लिफ्ट कर रहे होते, मतलब ये लिफ्ट के अंदर चीजें रखा हुआ है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट अपीयर्स टू इंक्रीज। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता रहता है तो कोई भी वस्तु की वजन बढ़ने लगता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाता है कोई भी वस्तु का वजन कम होने लगता है। जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, मतलब जो जाने की रेट है या फिर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, तब क्या होता है, वेट में कोई चेंज नहीं होता। ओके, और एक क्या है कि अगर लिफ्ट की जो लिफ्ट जिसके साथ लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग जो रहता है, वो अगर टूट जाए किसी तरह, लिफ्ट में एक्सीडेंट तो होती है, तो अगर किसी भी तरह लिफ्ट में एक्सीडेंट होती है और लिफ्ट जो है वो टूट जाए, जहां से ये झूला हुआ था वो टूट जाए, तब क्या होगा, तब नीचे की तरफ जाते वक्त अगर कभी भी टूट जाए तो लिफ्ट एक फ्री बॉडी की तरह फॉल करता है, मतलब वो तुरंत टूट के गिरने लगेगा। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो लिफ्ट के अंदर जो वेट, जो चीज था, जो वस्तु था या फिर जो इंसान था, उसका वजन कंप्लीट 0 हो जाता है। ठीक है, तो फ्री फॉलिंग बॉडी पे हमेशा वजन 0 होता है, ये हमें याद रखना होगा। दिस इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो अगर ये भी देखा जाता है, अगर आप बहुत लंबे कोई लिफ्ट से उतर रहे हैं, बहुत ऊंचे कोई बिल्डिंग पे गए थे, 12, 13, 14 फ्लोर तक गए हैं और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको महसूस होता है कि आपका वजन कम लग रहा है और जाते वक्त उल्टा है, वजन ज्यादा लगने लगता है। और अगर गलती से अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट टूट जाए तो वो तुरंत गिरने लगता है, एंड दैट टाइम नॉर्मली क्या होती है, ये जो इसके अंदर जो वेट है वो 0 हो जाता है। तो एक्चुअली लिफ्ट के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या होती है कि आपको लिफ्ट गिरने की वजह से या फिर धक्का लगने की वजह से नॉर्मली लोगों को चोट नहीं लगता। ये जो वेट 0 था, वेटलेसनेस कंडीशन था, वहां से जैसे ही जमीन पे आते हैं फिर से उनको ग्रेविटी फील होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे हड्डियों पे, हमारे बोन पे प्रेशर पड़ता है। तो वैसे ही तुरंत प्रेशर पड़ने से हड्डियां टूट जाती है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो रिसेंटली सुनीता विलियम्स महाकाश से, स्पेस से अंदर पृथ्वी में वापस आए हैं। तो वहां पे क्या था, जो स्पेस था वहां पे ग्रेविटी था नहीं, तो वहां पे सब घूम रहे थे। जैसे ही वो अर्थ पे आए तो उनको उनके बॉडी के ऊपर ग्रेविटी का असर होने लगा। तो पहले कुछ दिन या फिर जैसे उन्हें स्पेसशिप से निकाला जा रहा था तो उनको स्ट्रेचर में निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां अब वैसे तुरंत अर्थ की ग्रेविटेशन को अर्थ की ग्रेविटी को समझने के लिए या फिर झेलने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो फ्री फॉल बॉडी पे वेटलेसनेस देखने को मिलता है। एंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट व्हाइल डिसेंडिंग इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द बॉडी इन द लिफ्ट विल राइज फ्रॉम द फ्लोर तो एंड हिट द सीलिंग। तो ये क्या होता है कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है और अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे ज्यादा स्पीड में वो नीचे आ रहा है, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन पे, अर्थ की एक्सेलरेशन हमने क्या देखा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन पे जो
लिफ्ट में जो भी चीज है, लिफ्ट अगर उससे ज्यादा स्पीड में नीचे आ रहा है तो नॉर्मली क्या होगा, लिफ्ट के अंदर जो भी सामान था या फिर जो भी इंसान थे या कोई भी थे, वो क्या हो जाएंगे, वो लिफ्ट के फ्लोर से, लिफ्ट के जो फर्श होंगे उससे ऊपर की तरफ आ जाएंगे एंड सीलिंग पे जाके उनको लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कंडीशंस होती है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लिफ्ट का हमने देख लिया। अब है कि केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ किससे रिलेटेड है? प्लैनेटरी मोशन। तो आपको पूछा जा सकता है कि केप्लर्स लॉ इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन, मूवमेंट और मोशन एंड प्लैनेटरी मोशन। तो आपको ये समझना होगा कि केप्लर्स लॉ किससे रिलेटेड है? प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड है। तो केप्लर्स लॉ फर्स्ट क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा प्लैनेट हो जो अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है तो उसका जो पाथ है वो ऐसे गोलक या फिर सर्कुलर नहीं है, नो सर्कुलर पाथ। जितना भी ऑर्बिट है वो सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो मतलब ऐसे अंडा जैसा। ओके, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और जो सन होता है वो जैसे सर्कल में बीच में एक सेंटर रहता है, इलिप्ट में दो फोकल पॉइंट रहता है, ये और ये। तो सन हमेशा कोई ना कोई फोकल पॉइंट पे ही मिलता है। तो अगर अर्थ की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें भी सन दो फोकल पॉइंट पे मिलेगा। मार्स की अगर है तो मार्स के दो फोकल पॉइंट जो स्पेसिफिक इलिप्स है उसके दो फोकल पॉइंट पे मिलेगा। अगर जुपिटर है तो जुपिटर की जो इलिप्टिकल पाथ है उसके भी दो फोकल पॉइंट पे मिलेगा। तो हमेशा फोकल पॉइंट पे ही सन मिलता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो जब प्लैनेट मूव करता रहता है तो नॉर्मली क्या होती है, जो वेलोसिटी है वो हर एक प्लैनेट के लिए कांस्टेंट रहता है। तो मतलब जब प्लैनेट सन के क्लोज होते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड जब प्लैनेट सन से दूर रहता है, सूरज से दूर रहता है, तो वेलोसिटी कम हो जाता है। ये क्या कहता है कि अगर सन के पास है तो 6 महीने, तो इनका क्या होगा कि जो 6 महीने टाइम लगता है बस इतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए। बट वही सन से जब दूर जाते हैं तो इतना सा डिस्टेंस कवर करने के लिए उन्हें 6 महीने लग जाता है। तो अर्थ की जो वेलोसिटी होती है वो भी सेम नहीं है। जब सन के पास रहते हैं तो जल्दी जल्दी घूमते हैं, जब सन से दूर जाते हैं तो धीरे धीरे घूमते हैं। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? कोई अगर बच्चा है तो माँ के सामने अच्छे से पढ़ता है, और जैसे ही माँ थोड़ा दूर चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, तो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। अगर एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लग रहा था, अभी एक पेज पढ़ने में 30 मिनट लग रहा है। तो सेकेंड लॉ को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि अर्थ के जो रोटेशन या फिर रिवोल्यूशन है वो जितना टोटल टाइम लगता है उसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है। तो अर्थ को या फिर कोई भी प्लैनेट को सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ एक बार पूरा घूमने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो हमारे पृथ्वी के लिए क्या है? 365 डेज है। सन को चारों तरफ पूरा घूमने के लिए उतना टाइम लगता ही है। अब क्या कहता है कि जो रोटेशन की पीरियड है या जो रिवोल्यूशन की पीरियड है वो अर्थ के एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टोटल टाइम टी लगा है, टी स्क्वायर जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना होगा उसे मान लेते हैं ए डिस्टेंस है, तो ए के क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ये बस कहा गया है कि जो टोटल टाइम पीरियड है वो डिस्टेंस के क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो नॉर्मल, तो मतलब क्या है कि जितना दूर जाते हैं सन से वो उतना ज्यादा रोटेशन की पीरियड होती है। मतलब
क्या है कि जैसे मरकरी है वो सन के पास है, तो सन के पास है तो 88 डेज में उनका कंप्लीट हो जाता है। और जब नेपच्यून है सन से सबसे दूर की प्लेनेट है, उसमें 165 ईयर्स लगता है। तो सन से जितना दूर जाते हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होती है, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है सन को कवर करने में। ठीक है, तो सन को कवर करने में, एक बार कंप्लीट कवर करने में क्या टाइम लगता है, वो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की स्क्वायर जो अर्थ से उस प्लेनेट की डिस्टेंस है उसके क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जो ए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो सन के जितना पास है उसका टाइम पीरियड उतना कम है, सन से जितना दूर है उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं सैटेलाइट पे। तो सैटेलाइट क्या होती है, कोई भी ग्रह है, कोई भी प्लेनेट है, उसके चारों तरफ कोई अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई अगर ऐसे वस्तु है जो उसके ग्रेविटेशन की वजह से उसके चारों तरफ घूम रहा है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो अर्थ के लिए सैटेलाइट कौन है, नेचुरल सैटेलाइट मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, जो हम लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, द बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो डिपेंड करता है अर्थ के सरफेस से कितना दूर है उसके ऊपर। कैसे, जैसे कि हमने केप्लर्स लॉ पे पढ़ा है कि उसको घूमने में उतना टाइम लगेगा जितना वो सन से दूर है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, उसको घूमने में उसके रोटेशन पीरियड उतना ज्यादा होगा जो अर्थ से उतना दूर है। तो अर्थ से हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना टाइम तक रोटेट करेगा, कितना लंबे समय लेगा अर्थ को एक बार रोटेट करने में। ठीक है, the further the satellite is from the earth surface the lesser will be the speed। तो अर्थ के जितने पास होते हैं उतना ही जो सैटेलाइट की स्पीड है धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, और क्या है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डजंट डिपेंड ऑन मास। तो कोई भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो उसके वजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और चीज क्या है, सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट मासेस इन ऑर्बिट्स ऑफ सेम रेडियस हैव द सेम स्पीड। तो अगर सन से अर्थ से मान लीजिए इस ऑर्बिट पे, सेम ऑर्बिट पे ये सैटेलाइट बैठा है और इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है d, और ये जो सैटेलाइट है इसका भी डिस्टेंस है d। तो दोनों का सेम डिस्टेंस है, तो और ये इन दोनों का एक का मास 1000 kg है, एक का मास 3000 kg है, और दोनों में ही डिफरेंस जो है रेडियस का दोनों सेम है। तो इन दोनों की टाइम पीरियड सेम होगा। तो इसका अगर टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, तो T1 और T2 सेम होगा, क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है कि ये 2000 किलो 3000 किलो ये अर्थ के लिए कोई मैटर ही नहीं करता। हाइट मैटर करता है, मतलब ये अर्थ के ऊपर कितना हाइट था ये बस मैटर करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, रोटेशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये आपको याद रखना है, द रिवोल्यूशन या फिर रोटेशन पीरियड जो होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अभी अभी हमने बात किया है, एंड इट इज मोर डिस्टेंट इन द सैटेलाइट इज। तो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा, तो हाइट जितना ज्यादा है रेवोल्यूशन पीरियड उतना ज्यादा है। तो अगर हाइट ज्यादा हो जाता है तो रिवोल्यूशन पीरियड जो है वो बढ़ने लगता है। और एक क्या होता है कि सेकंड हमने ऑलरेडी बता दिया कि मास के ऊपर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन डिपेंड नहीं करता है। और एक चीज क्या है,
जो अर्थ के सबसे पास के सैटेलाइट है, क्लोजेस्ट सैटेलाइट, उसका रोटेशन पीरियड 1 घंटा 24 मिनट का है। ठीक है, मतलब 84 मिनट्स। तो अर्थ के जो क्लोजेस्ट सैटेलाइट है वो अर्थ को रोटेट करने में 1 घंटा 24 मिनट या फिर 84 मिनट टाइम लगाता है। तो सबसे नीचे कौन से सैटेलाइट रहते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स होते हैं। अब जो ऑर्बिट के टाइप्स है उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, जो सबसे नीचे वाला सैटेलाइट की ऑर्बिट होता है उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, LEO। ओके, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एक मिनिमम वेलोसिटी है, एक मिनिमम स्पीड है जो जिससे ज्यादा वेलोसिटी पे अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर की तरफ फेंका जाए तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करते हुए स्पेस पे चला जाएगा, लाइक ए स्लिंग शॉट, जो धनुष से हम फेंकते हैं उसी की तरह। ये जो स्पेशल एक वेलोसिटी है इसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। Escape velocity is the minimum velocity with which when a body thrown above the earth's surface it crosses the gravitational field, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है एंड डजंट रिटर्न टू द अर्थ, तो अर्थ पे दोबारा रिटर्न करके नहीं आता है। इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में कभी कभार पूछे जा सकते हैं एज ए फैक्ट। और if any object is thrown from the earth's surface to any direction with 11.2 किलोमीटर और more, तो 11.2 किलोमीटर से ज्यादा या फिर उस स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को आप अर्थ से बाहर की तरफ फेंकते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर चला जाएगा और वापस कभी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो द एस्केप वेलोसिटी इज √2 times of the orbital velocity। इसको हमें याद रखना है। If the orbital velocity of the satellite is increased, अगर उसको इंक्रीज किया जाता है 41% तक, √2 times तक, तो वो सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो अर्थ की मान लीजिए अर्थ के ऊपर ये ऑर्बिट बैठा हुआ है, ये सैटेलाइट बैठा हुआ है, तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कुछ रखा हुआ है। अब उसके जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको 41% बढ़ा दिया गया, तो ये 11.2 के आसपास आ जाएगा। और दैट टाइम क्या होगा कि ये सैटेलाइट अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्फीयर है उसको क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है, तो ये एस्केप वेलोसिटी को यूज करके हमने इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 1, चंद्रयान 1, 2, 3 एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान। इसका दूसरा नाम क्या था? मंगलयान। तो इसमें बेसिकली क्या किया था? तो ये है बेसिकली, ये था हमारे अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे सैटेलाइट का स्पीड ऐसे बढ़ाता गया, तो जैसे बढ़ाता गया वो धीरे थोड़ा और दूर जाके ऑर्बिट कर रहा है, इसके बाद थोड़ा और दूर जाके ऑर्बिट कर रहा है, इसके बाद थोड़ा और दूर जाके ऑर्बिट कर रहा है। तो ऐसे ऑर्बिट करते करते ऐसा सिचुएशन हुआ कि थोड़ा सा अगर सैटेलाइट को और स्पीड मिल जाए तो वो इसके वेलोसिटी से बाहर चला जाए, इसके वेलोसिटी से बाहर मतलब ज्यादा स्पीड आ जाएगा। तब क्या किया, कैलकुलेशन करके ये जो सैटेलाइट है इसको, इसका ऑर्बिटल स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाया, तो जो अर्थ की चारों तरफ ये मूव कर रहा था, बट इसको मार्स पे अगर मान लो जाना है तो ये क्रॉस करके मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड तक पहुंच जाता। ऑब्वियसली इसमें कैलकुलेशन किया गया है,
तो इस तरीके से जो मंगलयान था उसको ऐसे लाया गया था, वैसे सिमिलर एक प्रोसेस था चंद्रयान के लिए भी। ठीक है, तो वहां पे भी जो अर्थ की फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन स्फीयर है, वहां से मून के ग्रेविटेशनल स्फीयर में सैटेलाइट को इसरो ने इसी तरीके से पहुंचा था। ठीक है, तो क्या यूज किया है, इसके वेलोसिटी को यूज किया है। तो ये हमने देख लिया। सी दिस इज द एग्जाम्पल, पहले सर्कुलर ऑर्बिट था, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने इंजन फायर किया, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाया, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगा, एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट के बाद धीरे धीरे ये एस्केप कर गया। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स। तो अर्थ के जो सैटेलाइट के ऑर्बिट है वो बहुत सारे हैं, जैसे एक है लो अर्थ ऑर्बिट, एक है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एक है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, एक है पोलर ऑर्बिट, एक है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक है जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट है जिसका आपको नाम याद रखना है। तो एलियो के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अर्थ के सबसे पास होता है। इसका टाइम पीरियड हमने अभी क्या पढ़ा, 84 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट के अराउंड होता है ना। तो इसका डिस्टेंस क्या रहता है, बिलो 2000 किलोमीटर। तो अर्थ के, पृथ्वी के जो सैटेलाइट की हाइट है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। अगर वो 2000 किलोमीटर तक है तो वो लोअर अर्थ ऑर्बिट है। तो ये मोस्टली ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होता है, जैसे रिसैट इसरो का सैटेलाइट है, रिसैट 1, रिसैट 2, जो जियोस्पेशियल डेटा को चेक करता है, वेदर मॉनिटरिंग करता है। ये सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो वेदर मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सारे लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, नॉर्मली इसके ऑल्टीट्यूड रहता है 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर। तो ये एक काफी बड़ा रेंज है, 2000 से 35,000 तक का। तो ये मोस्टली जीपीएस नेविगेशन के लिए यूज होती है, जीपीएस हो या फिर हमने अभी अभी इंडिया की कौन सी है, IRNSS, या फिर इसका जो कमर्शियल नेम है नाविक, ये इंडिया का है, इसे हमें याद रखना है। वैसे ही सिमिलरली जापान का एक है, चाइना का एक है। तो सबका अपना अपना जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे रहता है। तो हमारी इंडिया का कौन सा है, नाविक है। नेक्स्ट आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसकी फिक्स्ड ऑल्टीट्यूड है, वो कोई रेंज नहीं है, वो क्या है 35,786 किलोमीटर। तो 85 तक था मीडियम अर्थ ऑर्बिट, 35,786 किलोमीटर जो है वो ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, अलाउइंग देम टू अपीयर स्टेशनरी ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट होता है इसका जो रोटेशन स्पीड है वो रोटेशन स्पीड अर्थ के रोटेशन के स्पीड के साथ मैच करता है। तो उस मैचिंग की वजह से क्या होता है, इसको आप किसी भी कंडीशन में देखें तो अर्थ के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही दिखेगा, क्योंकि अर्थ के हिसाब से सैटेलाइट का रिलेटिव स्पीड 0 है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो इसलिए क्या होती है, जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो सारे सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए भी ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये कौन कौन सा था। तो अब हमें देखते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट ये था सबसे पास ये था लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद था लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाद ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट था जो बहुत ही बड़ा रेंज का था। उसके बाद है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ये है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो ये तीन मोस्टली इक्वेटर के आसपास रहता है। ओके, अब आते हैं पोलर ऑर्बिट जो पोल को क्रॉस करता है। ठीक है,
पोलर ऑर्बिट क्या है? ये अर्थ के पोल्स को क्रॉस करते हैं, प्रोवाइडिंग ग्लोबल कवरेज। ये ग्लोबल कवरेज देता है, स्पेशली यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती है, वेदर मॉनिटरिंग होती है, स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं, वो सब पोलर ऑर्बिट पे चलता है, क्योंकि पोल में जो अर्थ के सैटेलाइट्स के रोटेशन का टाइम पीरियड है वो कम होता है। तो एक ही सैटेलाइट पूरे अर्थ को 4-5 बार चक्कर लगा सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका टाइम पीरियड क्या है। तो जितने भी स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व करना है, बार बार ऑब्जर्व करना होता है, तो वो सारे के सारे पोलर ऑर्बिट पे रहता है। जैसे यूएसए के जो ऑर्बिट है वो भी पोलर ऑर्बिट, यूएसए को जो स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं वो सारे पोलर ऑर्बिट पे होता है। सी नोवा सैटेलाइट। नेक्स्ट आते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये एक स्पेसिफिक टाइप के पोलर ऑर्बिट है। ये पोलर ऑर्बिट का ही एक पार्ट है जहां पे सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल प्लेन है वो अर्थ के हिसाब से घूमता रहता है, अर्थ के सेम रेट है और सन के हिसाब से वो मूव करता रहता है। दैट अलाउज सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द सेम एरिया एट द सेम लोकल टाइम, क्योंकि वो सन के साथ सिंक्रोनाइज कर जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ टाइप ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो आंसर क्या होगा कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट है। ओके, तो ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है बहुत ही ज्यादा, जो लोअर एलियो होता है वहां पे है एंड हायर जीई ऑर्बिट होता है। तो ये हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सी दिस इज हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये आपको याद रखना है, जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है एंड सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट से हाई जियो ऑर्बिट पे ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट का कोई सैटेलाइट था जिसको हायर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पर आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के काम के हिसाब से या फिर इसरो के, नासा के काम के हिसाब से सैटेलाइट की जो पोजीशन है उसको चेंज किया जाता है। तो वैसे ही सिमिलरली जब कोई लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पे ट्रांसफर करना होता है, तो इन दैट केस जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफर से ही आपको नाम समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ओके, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो सैटेलाइट की ऑर्बिट्स किस किस तरीके की होता है, कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट्स यूज होता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जो केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन था उसके बारे में भी आपको समझ में आया है, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स कैसे काम करता है, लिफ्ट ऊपर जाते वक्त, नीचे जाते वक्त किस तरीके से ग्रेविटी काम करता है, इसके बारे में आपको और कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम के साथ, यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है। आपको बस क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना है, ताकि आपके पास ये जितने भी क्लासेस हो रही है वो फ्री में पहुंच जाए एंड आप कंटिन्यूअसली एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे। तो अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।